उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। चुनाव की विभिन्न विधियों का वर्णन करने में, हमारे देश में अपनाई गई चुनाव प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करने में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के प्रावधानों के महत्व को सूचीबद्ध करने में और समझाने में, चुनाव सुधारों पर अपने विचार व्यक्त करने में। चुनाव और लोकतंत्र। चुनावों को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देते हैं। नतीजतन चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और देश के विकास और प्रगति के लिए योजना तैयार करते हैं। चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मध्य अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नागरिक प्रतिनिधियों को नहीं चुनते हैं, अपितु रोजमर्रा के फैसलों में नागरिक सीधे भाग लेते हैं। लोग एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और स्वयं अपने निर्णय लेते हैं, जिन्हें वे बाद में लागू करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटी आबादी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि छोटी आबादी में सभी लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलता है, जबकि बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अराजकता, तनाव और निर्णय लेने में विलंब का कारण बनता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करते हैं और ये प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में चुनाव व्यवस्था। एफपीटीपी, जो सबसे आगे वही जीते। एफपीटीपी चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक संख्या में वोट मिल जाते हैं, वो चुनाव जीत जाता है और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। चुनाव की ये व्यवस्था भारत में अपनाई जाती है। भारत में चुनाव की विधि। भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। एफपीटीपी व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। एफपीटीपी व्यवस्था की कमियां। एफपीटीपी व्यवस्था में यदि किसी प्रत्याशी को बहुमत ना भी मिले तो भी वह जीत जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही किसी प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिले हों, फिर भी वह प्रत्याशी जीत जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी वोट विपक्षी दलों के बीच विभाजित हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था सभी के विचारों पर प्रकाश नहीं डालती। सबसे अधिक वोट वाले दल जीत जाते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में वोटों की गणना की जाती है और प्रत्येक पार्टी को जीतने वाले वोटों की संख्या के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं।
एक पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं, जिसका मतलब है कि यदि किसी पार्टी को 48% वोट मिले हैं, तो इसके द्वारा जीती गई कुल सीटें भी 48% ही होंगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में निम्नलिखित 3 भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। प्रकरण 1। जब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र समझा जाता है, तो केवल एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें प्रत्याशी मिलने वाले वोटों के अनुसार सीटें प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड और इज़राइल। प्रकरण 2। जब देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है और प्रत्याशियों को उनके द्वारा जीते गए वोटों के अनुसार चुना जाता है। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना और पुर्तगाल। प्रकरण 3। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का भी पालन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए तथा राज्यसभा व विधान परिषदों के चुनाव के लिए सीमित पैमाने पर। इसलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक से अधिक प्रत्याशियों को सत्ता में आने की अनुमति देती है और इस प्रकार ये भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए इज़राइल। एफपीटीपी और समानुपातिक व्यवस्था के मध्य अंतर। एफपीटीपी एफपीटीपी व्यवस्था में देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और इनमें से प्रत्येक छोटी इकाई या निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि को चुनता है। इसके पश्चात मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का अनुकरण यूके और भारत में किया जाता है। कभी कभी पार्टी चुनावों में वोटों की संख्या की तुलना में अधिक सीटें जीत सकती है। उदाहरण के लिए 1984 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में देश को छोटी इकाइयों में विभाजित किया भी जा सकता है और नहीं भी। पूरे देश को एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर इज़राइल। एकल संक्रमणीय मत को ऐसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तथा राज्यसभा व विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए किया जाता है। राज्यसभा में एसटीवी मतदान। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों की संख्या निर्धारित होती है और संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों और उसके वोटों को मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक
वांछित संख्या के बराबर भारत में एफपीटीपी के कारण। भारत ने एफपीटीपी प्रणाली अपनाई क्योंकि एफपीटीपी प्रणाली बहुत सरल है और सामान्य मतदाताओं द्वारा इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि 1947 के बाद अधिकांश भारतीय अशिक्षित थे। इसलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को समझना उनके लिए असंभव था। इसके अतिरिक्त एफपीटीपी प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है और फिर प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। एफपीटीपी प्रणाली में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और इस प्रकार वे उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता दल के लिए वोट देते हैं और प्रत्याशियों को पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार चुना जाता है। इसलिए इस प्रणाली में लोक कल्याण के लिए उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। एफपीटीपी प्रणाली में केवल एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, जिससे विचारों और हितों का कोई संघर्ष नहीं होता है। लेकिन पीआर प्रणाली में कई प्रतिनिधि सत्ता में आते हैं और इससे अक्सर हितों में संघर्ष उत्पन्न होता है, झगड़े होते हैं और निर्णय लेने में विलंब होता है। इसलिए एक स्थायी सरकार प्रदान करने में एफपीटीपी प्रणाली ही उपयुक्त रही है। एफपीटीपी प्रणाली में प्रत्याशी केवल एक समुदाय का समर्थन करके चुनाव नहीं जीत सकता है। प्रत्याशी को जीतने के लिए विभिन्न समुदायों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये समाज को विभाजित करने के बजाय एक बनाने में मदद करेगी। लेकिन पीआर प्रणाली में मतदाता सामुदायिक पद्धतियों के अनुसार मतदान करते हैं और इससे ये संभावना बढ़ जाती है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। एफपीटीपी प्रणाली में हर जगह दबंग, सामाजिक समूह और जातियां जीत जाती हैं। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की गई। इस व्यवस्था के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। ये प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए बनाया गया था, लेकिन संविधान में संशोधन करके इसे बढ़ा दिया गया है। आरक्षण को किसी विशेष समुदाय से किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार माना जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति और समुदाय की परवाह किए बिना वोट दे सके। इसलिए कुछ विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसमें एससी या एसटी के सभी मतदाता वोट देने के पात्र होते हैं। आरक्षित क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन आयोग एक ऐसा निकाय है जो ये तय करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का गठन कैसे किया जाए। भारत के राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करते हैं और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए
किसी क्षेत्र का आरक्षण उस क्षेत्र में एससी एसटी की आबादी के अनुपात में तय किया जाता है। यदि एससी एसटी आबादी का अनुपात ज्यादा होता है तो वो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है। एससी एसटी को छोड़कर किसी भी अन्य समूह के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। हाल ही में लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की मांग की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी ये है कि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। भारतीय संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत का निर्वाचन आयोग। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का अर्थ है प्रत्येक, वयस्क का अर्थ है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले, मताधिकार का अर्थ है मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि सभी वयस्क चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य हैं। 1989 तक केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति थी, लेकिन एक संवैधानिक संशोधन द्वारा इस आयु सीमा को 18 वर्ष तक घटा दिया गया। ये सुनिश्चित करके कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग चुनाव में भाग लेने के योग्य हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। चुनाव लड़ने का अधिकार। सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सरकार ने अलग अलग चुनावों को लड़ने के लिए विभिन्न आयु सीमाओं का निर्धारण किया हुआ है। उदाहरण के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए केवल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ही पात्र हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसे भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और भारत में चुनावों के संचालन का अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार रखता है। प्रत्येक राज्य का अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और स्थानीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चुनाव आयोग या तो एकल या बहुल सदस्य निकाय होता है। प्रारंभ में 1989 तक ये एकल सदस्य निकाय था, लेकिन 1993 में 2 चुनाव आयुक्तों को जोड़ा गया और तब से ये एक बहुसदस्यीय निकाय है और सभी 3 सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर 6 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें नियुक्त करते हैं। एक विशेष बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटा सकते हैं, जबकि चुनाव आयुक्तों को केवल भारत के राष्ट्रपति ही उनके पद से हटा सकते हैं।
चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। मतदाताओं की सूची को नया करना और देख-रेख करना, जिसमें उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अभी-अभी 18 वर्ष के हुए हैं। ये सुनिश्चित करना कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हों, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नामों को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं के नाम को हटाना। चुनावों का समय तथा चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करना। पूरे देश या राज्य में चुनाव रद्द करना और स्थगित करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। आदर्श आचार संहिता को कार्यान्वित करना। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी गैर राष्ट्रीय भाषण या ऐसा भाषण जो किसी विशेष समुदाय का पक्ष लेता हो, ना बोला जाए। राजनीतिक दलों और चुनाव प्रतीकों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग का पिछला इतिहास। चुनाव आयोग एक संतुलित और उचित तरीके से कार्य करता है। इसने 14 लोकसभा चुनाव, कई राज्य और संघ चुनाव तथा असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवादी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित किए हैं। राजीव गांधी की हत्या के दौरान चुनाव आयोग ने चुनावों को बीच में ही स्थगित कर दिया था। 2002 में गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया गया था और जब राज्यों को हिंसा ने घेर लिया था, तब चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव सुधार। एक आदर्श चुनाव व्यवस्था के लिए सरकार को सुझाए गए संशोधन और परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहा जाता है। इनमें से कुछ सुधार इस प्रकार हैं। एफपीटीपी चुनाव प्रणाली से पीआर चुनाव प्रणाली में परिवर्तित होने का विचार, क्योंकि पीआर प्रणाली भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों को आरक्षित करने का सुझाव। धन और ताकत की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, उसे चुनाव लड़ने से रोकना। जाति या धर्म के आधार पर की जाने वाली अपीलों पर प्रतिबंध लगाना। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे न्याय संगत व उचित तरीके से काम करें। व्यक्तियों को राजनीतिक दलों के बारे में अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए और निर्वाचित प्रत्याशियों को जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का पालन करना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग की सफलता के लिए कारण। चुनाव आयोग भारत में सफल रहा है क्योंकि ये मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार देता है और इसी बीच ये राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को शांतिपूर्वक ढंग से बदल देता है। भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है क्योंकि मतदाता और पार्टियां दोनों राजनीति में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लोगों का सामाजिक वितरण बदल गया है क्योंकि हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए भारत की चुनाव प्रणाली व्यापक और अनुकूलनशील साबित हुई है।
सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नागरिक प्रतिनिधियों को नहीं चुनते हैं, अपितु रोजमर्रा के फैसलों में नागरिक सीधे भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करते हैं और ये प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। एफपीटीपी चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक संख्या में वोट मिल जाते हैं, वो चुनाव जीत जाता है और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। एफपीटीपी व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। इससे अभिप्राय ऐसी चुनाव व्यवस्था से है जिसमें प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक संख्या में वोट प्राप्त करता है, वो चुनाव जीत जाता है और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। भारत ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चयन के लिए तथा राज्यसभा व विधान परिषदों के चुनाव के लिए सीमित पैमाने पर पीआर प्रणाली को अपनाया है। इसे एकल संक्रमणीय मतदान व्यवस्था यानी एसटीवी कहा जाता है। ये चुनावों की एक जटिल प्रणाली है